आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी, और इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा राहुल गांधी की टी शर्ट की भी हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने केरल के वायनाड में एक रोड शो किया। इस दौरान राहुल की टी शर्ट चर्चा में आ गई। दरअसल सफेद टी शर्ट के पीछे राहुल ने आई लव वायनाड लिखा था। इस लव शब्द की जगह दिल की तस्वीर बनाई गई थी। असल में राहुल यहीं से सांसद थे, लेकिन अब उनकी सीट छोड़ने की वजह से प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ रही हैं। अपने चुनाव प्रचार में प्रियंका ने कहा कि मुश्किल समय में वायनाड ने उनके भाई का पूरा साथ दिया। गुजरात के खेड़ा में श्री लक्ष्मी नारायण देव के द्विशताब्दी महोत्सव के मौके पर भारत सरकार ने 200 रुपए का शुद्ध चांदी का सिक्का जारी किया। वड़ताल धाम में हुए इस महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये प्रतीक चिन्ह आने वाली पीढ़ियों के मन में इस महान अवसर की स्मृति को जीवित रखेगा। इस सिक्के पर 200 साल पहले बने वड़ताल मंदिर की आकृति है। भारत सरकार ने इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और दूसरे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई, जिससे वहां मौसम का मिजाज बदल गया। इस बर्फबारी का सैलानी भी लुत्फ उठाते नजर आए। मौसम विभाग का कहना है कि पूरे उत्तर भारत में 14 नवंबर से तापमान में गिरावट आएगी। इस दौरान पहाड़ों पर और बर्फ गिरेगी, जबकि मैदानों में बारिश दस्तक दे सकती है। साथ ही दिल्ली में भी धुंध का दौर देखने को मिल सकता है। 14-15 के बाद थोड़ा विंड पैटर्न चेंज हो सकता है, फिर टेम्परेचर्स में थोड़ी चेंजेस आने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने ढोल धमाकों के बीच एक जुलूस निकाला, लेकिन ये कारनामा विवादों में घिर गया। ऐसे में एक एसआई समेत 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। दावा है कि इनमें एक ऐसे भी व्यक्ति को बुला लिया गया जो यहां एक पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन उस पर कोई आरोप नहीं था। अभिनेत्री जयाप्रदा मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंची, जहां उन्होंने महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर में बाबा की पूजा अर्चना भी की। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की ये खबर डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करीब 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रहने के बाद एक शख्स को साइबर पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया और करोड़ों की ठगी से बचा लिया। स्टेट साइबर सेल का कहना है कि संभवतः देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी व्यक्ति को लाइव 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रहने के बाद बंद कमरे को खुलवाकर पीड़ित को बाहर निकाला गया है। डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का ये नया तरीका है। तो ऐसे मामलों में ठग खुद को ईडी अधिकारी बताकर लोगों को ऑडियो या वीडियो कॉल करते हैं और उन्हें डराते हैं और उन्हें उनके घर में ही डिजिटल अरेस्ट करके ठगी करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि डिजिटल अरेस्ट करने वाले साइबर क्रिमिनल से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। आज दोपहर को करीब 1:30 बजे मेरे को फोन आया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से बोल रहे हैं कि आपका आधार कार्ड यूज करके किसी ने फ्रॉड आपका सिम लिया है। फिर इतने वो बदमाश, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट कर दिया कि जी मुंबई साइबर पुलिस में आप कंप्लेंट करिए। बाद में उन्होंने मेरे को साइबर अरेस्ट का डरा दिया। संभवतः ये ऐसा पहला मामला होगा जब लाइव डिजिटल अरेस्ट कोई व्यक्ति हुआ हो, उसमें पुलिस ने रेड करके उसको विक्टिम को रेस्क्यू किया हो। मेरे ख्याल से ये संभवतः पहला मामला होना चाहिए। अगर वक्त पर असली साइबर पुलिस न पहुंची होती तो डिजिटल अरेस्ट के नाम पर फर्जी पुलिस के गिरफ्त में कैद कारोबारी विवेक ओबेरॉय के अकाउंट से करोड़ों रुपए एक झटके में साफ हो जाते हैं। इस पूरे मामले में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो शख्स डिजिटल अरेस्ट था उसने अपने आप को परिवार से पूरी तरीके से दूर कर लिया था। उसने अपना कमरा भी बंद कर लिया था, लेकिन इसी से घबराकर परिवार के लोगों ने सतर्कता से काम लिया। उन्होंने पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद जो स्टेट साइबर सेल की टीम है वो मौके पे पहुंचती है और जब वो शख्स डिजिटल अरेस्ट था उसी दौरान लाइव उसे रेस्क्यू करती है। पुलिस वहां पहुंच के, जो असली पुलिस होती है वो वहां पहुंच के फर्जी पुलिस वालों से उनकी आइडेंटिटी पूछती है, तो घबराकर जालसाज सभी वीडियो कनेक्शंस कट कर देते हैं
और इसकी वजह से करोड़ों रुपए की ठगी का शिकार होने से ये दुबई का व्यवसाय बच जाता है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि साइबर पुलिस को किसी के डिजिटल अरेस्ट होने की जानकारी मिली और जानकारी मिलते ही साइबर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 6 घंटों से डिजिटल अरेस्ट रहे एक बड़े कारोबारी को साइबर क्रिमिनल के चंगुल से आजाद करा लिया। भोपाल पुलिस को कल रात को एक जानकारी मिली थी कि कुछ व्यक्ति है जो कह रहा है कि उनके पूरे परिवार में सभी का इंटरोगेशन हो रहा है, इसलिए वो किसी से मिल नहीं सकते हैं। तो ऐसे में हमारे पास जानकारी आई तो हमारे यहाँ से टीम गई है और उन्होंने उस वक्त काफ़ी देर तक काफ़ी जोर शोर के बाद अंदर जा पाए और दरवाज़ों को काफ़ी खटखटाना पड़ा। अंदर गए और वहाँ पे हमने पाया कि एक व्यक्ति है, उसका पूरा परिवार है और उस व्यक्ति को डिजिटली अरेस्ट साइबर क्राइम करने वाले जो बदमाश होते हैं उन्होंने नॉर्मल जो तरीका होता है उसके तहत उनको डिजिटली अरेस्ट कर लिया और जैसे उनको बहकावे में लाकर उनको कब्जे में ले लेते हैं, तरह तरह के उनको डर दिखाते हैं। इस केस में भी वैसा ही हुआ। उनको उनके सिम नंबर किसी केस में, क्राइम के केस में, ड्रग के केस में, सीबीआई के केस में, ईडी के केस में ऐसा करते करते उनको फंसा लिया और उनको उलझा दिया और कहा कि अगर आप बाहर जाएंगे तो आपका एकदम पुलिस अरेस्ट कर लेगी, हमको आपका पूरा वेरीफाई करना है। ऐसे करके उन्होंने उनको डिजिटली अरेस्ट कर लिया, बिल्कुल बाहर नहीं जाने दिया घंटों तक और उनकी वाइफ थी उनको भी ऐसे ही उलझा दिया, डरा दिया। जब हमें जानकारी मिली तो हम वहाँ पे फोर्सिबली अंदर गए हैं और जैसे ही पुलिस को उन्होंने आते हुए देखा है फटाफट उन्होंने अपने सारे स्काइप और सब कुछ मोबाइल बंद करके अलग हो गए। दरअसल भोपाल के विवेक ओबेरॉय के साथ वही हुआ जो आमतौर पर डिजिटल फ्रॉड के जाल में फंसने वालों के साथ होता है। भोपाल के रहने वाले दुबई के कारोबारी विवेक ओबेरॉय के पास भी कॉल आई। जालसाजों में से एक ने खुद को टेलीकॉम कंपनियों पर निगरानी रखने वाली संस्था ट्राई के लीगल सेल का ऑफिसर बताया। दूसरे ठग ने खुद को मुंबई साइबर क्राइम सेल ऑफिसर बताया। तीसरा ठग उनके सामने फर्जी सीबीआई ऑफिसर बनकर आया। ठगों ने विवेक ओबेरॉय को बताया कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके कई फर्जी बैंक खाते खोले गए हैं। यही नहीं, कारोबारी को ये भी कहकर डराया गया कि उनके आधार से ट्रांजैक्शन के लिए कई सिम कार्ड भी खरीदे गए हैं। कुल मिलाकर कारोबारी के सामने ठगों ने ऐसी कहानी का ऐसा जाल बुना जिसको सुनकर कोई भी डर सकता है। उनके सारे अकाउंट्स की डिटेल्स देना शुरू कर दिए थे, आधार नंबर वगैरह उन्होंने डिटेल शुरू कर दिया था और उसको उनको जैसे उनका मोडस ऑपरेंडी रहता है, पहले ट्राई की तरफ से, पहले सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से आता है कि आपका सिम कार्ड जो है वो गलत गैर कानूनी कार्य के लिए किया जा रहा है, फिर वो ईडी को केस दे देते हैं, फिर ईडी अधिकारी अपने स्तर पे उलझाता है। इसी तरीके से विभिन्न एजेंसी बन के ये ठगते हैं। तो इनकी जानकारियां ले रहे थे, काफी सारे अकाउंट्स की इन्होंने जानकारियां ले ली थी, इनके आधार नंबर वगैरह ले लिए थे। इससे पहले कि वो पैसा ट्रांसफर कर पाते पुलिस ने इंटरवीन कर दिया और जैसा होता है हमेशा बुरी तरह उनको डरा दिया और ये डर गए। लेकिन उनके जो परिचित थे उनको ये जानकारी थी कि ऐसे वाकये होते हैं, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने रेड किया और उनको वहां से रेस्क्यू किया। यही नहीं, साइबर ठगों ने कारोबारी विवेक ओबेरॉय से स्काइपी ऐप डाउनलोड करवाया और दोपहर लगभग 1 बजे से उनके ही घर के कमरे में उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके रखा। साइबर ठग बार बार इस बात की धमकी देते रहे कि उन्होंने अपने डिजिटल अरेस्ट की खबर किसी और को दी तो उनका परिवार खतरे में आ जाएगा। लेकिन इस बीच ठगों के इस जाल की खबर पुलिस को लग गई। सूचना पाकर एमपी पुलिस मौके पर पहुंच गई और जब उसने ठगों से उनका नाम, पता और आईडी मांगा तो ठग कॉल काटकर और वीडियो डिस्कनेक्ट करके भाग खड़े हुए। देखिए, ये मोडस ऑपरेंडी साइबर क्रिमिनल्स अपना रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के लिए। ये वीपीएन नंबर, वर्चुअल नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एट द सेम टाइम स्काइप के माध्यम से उनको वीडियो कॉल करके उनको बातों में उलझाते हैं, जहां पे वो कभी सीबीआई अधिकारी बन जाते हैं, कभी कोई दूसरा व्यक्ति ईडी अधिकारी बन जाता है। पूरा माहौल ऐसा बनाते हैं जैसे वो एक्चुअली दफ्तर में बैठे हैं और सीबीआई का पीछे मोनो लगा देंगे, ईडी का मोनो लगा देंगे या अन्य किसी पुलिस का मोनो लगा देंगे। तो इस केस में भी उन्होंने वैसे ही किया है। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और हम रेलेवेंट एजेंसी से हम पत्राचार कर रहे हैं और हमें जानकारी मिलेगी तो हम इसी गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएंगे। वीडियो कॉल पर ठगों ने विवेक ओबेरॉय को करीब 6 घंटों तक कई तरह से डराया धमकाया। ठगों के जाल में फंसे विवेक इतना डर गए कि उन्होंने डिजिटल अरेस्ट होने की वजह से एक बार तो अपनी फ्लाइट कैंसिल करने की भी सोच ली थी।
लेकिन पहली बार डिजिटल अरेस्ट पर असली पुलिस का नकली पुलिस पर एक्शन हुआ और एक कारोबारी डिजिटल अरेस्ट के जाल से लुटने से बच गया और मध्य प्रदेश साइबर पुलिस की टीम को धन्यवाद दिया। मैं आज मध्य प्रदेश पुलिस और उनका फास्ट एग्जीक्यूशन और उनकी जो नॉलेज है उसके बारे में अपना एक पर्सनल एपिसोड बताना चाहता हूं। आज दोपहर को करीब 1:30 बजे मेरे को फोन आया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से बोल रहे हैं कि आपका आधार कार्ड यूज करके किसी ने फ्रॉड आपका सिम लिया है। फिर इतने वो बदमाश, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट कर दिया कि जी मुंबई साइबर पुलिस में आप कंप्लेंट करिए। बाद में उन्होंने मेरे को साइबर अरेस्ट का डरा दिया। आप समझते हैं जब आदमी डर जाता है इस बात के लिए। उन्होंने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की, पर मेरे को बोलना पड़ेगा, मैंने एमपी की साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया। उनके 2 ऑफिसर श्री सचिन और उनके पार्टनर आए। एक फोन कॉल में वो सारे फ्रॉडस्टर भाग गए। मेरा कोई पैसे का नुकसान नहीं हुआ, कोई फैमिली को नुकसान नहीं हुआ। मैं आज बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि साइबर क्राइम से बच के रहें, लेकिन एमपी पुलिस का साइबर क्राइम डिपार्टमेंट वॉज मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट एक्यूरेट एंड रियली थैंकफुल टू द 2 यंग मैन एंड देयर ऑफिसर्स फॉर हेल्पिंग अस। विवेक की मेहनत की कमाई पुलिस की सूझबूझ से भले बच गई, लेकिन डिजिटल ठगी के मामले अभी थमे नहीं हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल ठगी से देश के लोगों को आगाह कर चुके हैं और एजेंसियां ऐसे मामलों को लेकर हाई अलर्ट पर हैं। साइबर अरेस्ट के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब तक 6 लाख मोबाइल ब्लॉक किए जा चुके हैं। इन सभी मोबाइल नंबर के जरिए साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। यही नहीं, एजेंसियों ने साइबर फ्रॉड का जरिया बने 709 मोबाइल ऐप भी ब्लॉक किए हैं। हाल के दिनों में उन 3,25,000 बैंक अकाउंट को भी फ्रीज किया गया है जो साइबर फ्रॉड से जुड़े हैं। यही नहीं, सरकार माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर स्काइपी कॉल को सुरक्षित बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। जैसे हर बार एडवाइजरी जारी की जाती है, इनफैक्ट प्रधानमंत्री भारत के उन्होंने भी सभी को सुझाव दिया है और समझाइश दी है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती नहीं है, किसी से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोई आपको फोन करता है, बताता है कि आपका नाम ऐसे ऐसे अमुक अमुक अपराध में आ गया है, आप सीधे जाइए संबंधित एजेंसी में जाइए, वेरीफाई करवा लीजिए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी अकाउंट नंबर किसी को देने की जरूरत नहीं है, किसी भी स्तर पे घबराने की भी जरूरत नहीं है। आप पुलिस से या संबंधित एजेंसी से आप संपर्क में आइए। आपके अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो आपके साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर पुनः यही कहा जाता है, बार बार कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जा रहा है, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो इसके बहकावे में ना आए, किसी भय में ना आए। ऐसे में साइबर फ्रॉड से बचने के लिए कुछ बातों को जानना जरूरी है। कोई भी सरकारी विभाग वीडियो कॉल कर गिरफ्तारी की धमकी या जुर्माने की मांग नहीं करता। अगर कोई मामला दर्ज भी हुआ है तो फोन पर पूछताछ नहीं होती। वीडियो कॉल कर गिरफ्तारी का वारंट देने के लिए भारत में कोई नियम नहीं है। कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट अगर जारी हो भी जाए तो उसके लिए फोन नहीं आता। अगर मामला सच भी है तो केस निपटाने के लिए कोई भी सरकारी अधिकारी वीडियो कॉल से रिश्वत की मांग नहीं करेगा। ऐसी कोई भी कॉल आने पर ठगों के साथ लंबी बातचीत से बचना चाहिए और जल्द ही डिस्कनेक्ट कर ट्रू कॉलर या दूसरे किसी ऐप से मोबाइल नंबर और कॉलर की पहचान कर उस नंबर को ब्लॉक कर देना चाहिए। भोपाल में पुलिस की साइबर सेल ने जिस तरह कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट से रेस्क्यू किया है, उससे उम्मीद जगी है, लेकिन चुनौती अभी भी बड़ी है। साइबर फ्रॉड पर सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक के बावजूद अभी भी लोग साइबर ठगों के शिकार बन रहे हैं। जाहिर है, लोगों में डिजिटल ठगी के खिलाफ जितनी जागरूकता होनी चाहिए उतनी अभी नहीं आई है। ऐसे में जरूरी है कि डिजिटल अरेस्ट करने वाले साइबर क्रिमिनल से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एनआईए ने जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और बंगाल समेत कई राज्यों में की छापामारी। बांग्लादेश से जुड़े आतंकी संगठन की साजिश को लेकर जगह जगह तलाशी। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों के मामलों पर फिर नाराजगी जताई। अदालत ने टिप्पणी की कि पुलिस ने दिल्ली सरकार के आदेश को लागू करने में गंभीरता नहीं दिखाई। साथ ही अदालत ने पुलिस कमिश्नर को पटाखों पर बैन के आदेश को कड़ाई से लागू करने के लिए स्पेशल टीम बनाने के निर्देश भी दिए। इतना ही नहीं, दिल्ली में पूरे साल भर पटाखों और आतिशबाजी पर पाबंदी लग सकती है। असल में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो इस बारे में विचार कर रही है। फिलहाल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से 25 नवंबर तक एक्शन रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शिकायत चुनाव आयोग से की। बीजेपी का आरोप है कि राहुल ने महाराष्ट्र में एक चुनावी सभा के दौरान झूठ बोला और बीजेपी पर अनर्गल आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अगुवाई में बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार से मुलाकात की और कहा कि राहुल गांधी ने 6 नवंबर को ये बयान दिया कि बीजेपी संविधान को नष्ट करने वाली है। बीजेपी ने राहुल के इस बयान को झूठा बताते हुए चुनाव आयोग से ऐसी बयानबाजी को रोकने की मांग की। साथ ही उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की अपील भी की। जस्टिस संजीव खन्ना देश के मुख्य न्यायाधीश बन गए। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ दिलाई। उन्होंने पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ की जगह ली है, जो रविवार को रिटायर हो गए थे। झारखंड में कांग्रेस की शिकायत पर बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल बीजेपी फॉर झारखंड के खिलाफ FIR दर्ज की गई। कांग्रेस ने इस हैंडल से झूठे और भ्रामक वीडियो पोस्ट करने के आरोप लगाए थे। भारत और इंडोनेशिया की स्पेशल फोर्सेज का संयुक्त अभ्यास शुरू हो गया। इस अभ्यास को गरुड़ शक्ति नाम दिया गया है। ये इसका 9वां एडिशन है। इंडोनेशिया के मोकोपासेस में चल रहे इस अभ्यास में जाबाजों को लक्ष्य हासिल करने के लिए प्लानिंग समेत कई बारीकी चीजें सिखाई जा रही हैं। रूस के राष्ट्रपति दफ्तर ने ये साफ कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। इससे पहले कुछ अमेरिकी मीडिया में ये दावा किया जा रहा था कि ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। साथ ही ये भी कहा गया कि इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन में शांति को लेकर भी चर्चा की, लेकिन अब रूस ने इस बातचीत से इनकार किया है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबा का, जहां पर आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार चरम पर है। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने हिंदुत्व को धार देने की रणनीति पर फोकस किया है। योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे और प्रधानमंत्री मोदी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे के बाद डेप्यूटी CM देवेंद्र फडणवीस ने धर्मयुद्ध के लिए वोट का नारा दिया। लिहाजा महाराष्ट्र में धर्मयुद्ध बनाम वोट जिहाद की लड़ाई शुरू हो गई है। महायुति और महाविकास आघाड़ी की लड़ाई में AIMM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र के चुनावी रण में महाभारत जैसा हाल हो रहा है। राजनीतिक दलों के बीच एक दूसरे पर जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। कटेंगे तो बटेंगे से लेकर मस्जिदों के लाउड स्पीकर तक और वफादार रजाकार से लेकर वोट जिहाद तक बयानबाजी चल रही है। ऐसा है, ये रजाकारों के वंशज है, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद के बाद वोट धर्म युद्ध का नया चुनावी खेल शुरू हुआ है। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति संभाजीनगर की एक जनसभा में हिंदुओं से वोट जिहाद के जवाब में धर्म युद्ध के लिए वोटिंग की अपील की, तो विपक्ष ने भी पलटवार किया। पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा, एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है, ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी, लेकिन अब
वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है, क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? चुनावी अभियान के बीच जाति पर भी जंग हो रही है, धर्म के नाम पर सियासत तेज हो रही है। इसका सबसे बड़ा असर बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान और उस पर छिड़े घमासान में देखा जा रहा है। बीजेपी इन नारों के जरिए विपक्ष पर हमलों को धार दे रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां भी ऐसे नारों पर जबरदस्त पलटवार कर रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भगवा वस्त्र को लेकर नई लड़ाई छेड़ दी है। बीजेपी कह रही है कि साधु संतों का अपमान करना तो कांग्रेस का चरित्र बन गया है। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया, मैं उसकी कटु निंदा करता हूं। और सनातन धर्म पर जब जब चोट हुई है, चाहे मुगल आक्रांताओं ने की हो या दूसरे लोगों ने की हो, कांग्रेस पार्टी उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। देश की जनता, प्रदेश जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। इनको, कांग्रेस को देश की जनता से, प्रदेश जनता से माफी मांगता हूं। चुनाव के बीच धर्म के नाम पर तल्ख बयानों की फहरिस्त के पीछे वोटरों को लुभाने का गणित है और इसी चलते चुनावी समर में बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारे गूंज रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार जाति के नाम पर राजनीति करने वालों को टारगेट कर रहे हैं। हमारी एकता, देश की अखंडता, वो भी बहुत जरूरी है। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाएं, इसीलिए चलिए धन बाजार की खबर ले आए। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स 10 अंक ऊपर चढ़कर 79,496 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 7 अंक नीचे फिसला, ये 24,141 पर आ गया। ऑटो, मेटल और हेल्थ केयर समेत कई सेक्टरों के शेयरों में गिरावट रही। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। दिल्ली में सोने की कीमतें 450 रुपए गिरी। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 79,550 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी भी 600 रुपए फिसली। अब 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 94,000 रुपए पर पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में लगातार चौथे दिन गिरावट रही। रुपया 2 पैसे नीचे लुढ़क गया। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 84 रुपए 39 पैसे पर खिसक गई। ये रुपए का अब तक का सबसे निचला स्तर है। मारुति सुजुकी ने अपनी पॉपुलर कार डिजायर के नए मॉडल को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया। कंपनी ने डिजायर के 4th जनरेशन मॉडल को 7 लाख रुपए से भी कम कीमत पर लॉन्च किया है। नई मारुति डिजायर की शुरुआती कीमत करीब 6,80,000 रुपए है। लॉन्चिंग से पहले ही कार को 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। कंपनी ने इसे 4 वेरिएंट में बाजार में उतारा है। नई डिजायर में पेट्रोल के साथ ही सीएनजी का भी ऑप्शन दिया गया है। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती है। काबिलियत देश के पुशअप मैन के नाम से मशहूर रोहताश भी दिखा रहे हैं।
उन्होंने पुशअप लगाते लगाते एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है और इस रिकॉर्ड की चर्चा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में खूब हो रही, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को भी पछाड़ दिया है। रोहताश वाकई कमाल कर रहे हैं। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, बस जो चाहिए उसे हासिल करने की जिद होनी चाहिए, लक्ष्य तक पहुंचने का जुनून होना चाहिए, जैसा जुनून इन्होंने पाला है। रोहताश चौधरी ने इन्होंने शुरुआत तो बॉक्सिंग में करियर बनाने से की थी, लेकिन एक हादसे ने जिंदगी बदल दी और अब ये मशहूर हैं भारत के पुशअप मैन के नाम से। बॉक्सर से पुशअप मैन बनने की कहानी आपको सुनवाएंगे इन्हीं की जुबानी, लेकिन पहले जान लीजिए इनकी ताजा उपलब्धि के बारे में। इन्होंने करीब 27 किलो वजन उठाकर एक पैर पर 704 पुशअप का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था, लेकिन पुशअप्स इनसे कम ही थे। पाकिस्तान के नाम 27 किलो वजन के साथ 534 पुशअप्स का रिकॉर्ड था, जिसे अब रोहताश ने तोड़ दिया है और इसी के साथ उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। भारत के रोहताश चौधरी ने एक पैर पर 700 से ज्यादा पुशअप किया और इस पुशअप के दौरान उनके शरीर पर 27 किलो से ज्यादा वजन मौजूद था। इसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान के नाम जो रिकॉर्ड था एक घंटे के अंदर 534 पुशअप का, उसे तोड़कर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान का ये रिकॉर्ड रोहताश ने महज 22 दिन में ही तोड़ दिया। इसकी वजह भी दिलचस्प है। रोहताश बताते हैं कि पाकिस्तान पुशअप मैन ने उन्हें फेसबुक मैसेंजर के जरिए सर्टिफिकेट भेजकर उन्हें रिकॉर्ड तोड़ने का चैलेंज भेजा था, जिसे इन्होंने फौरन स्वीकार कर लिया और महज 22 दिन के भीतर रिकॉर्ड तोड़कर अपना चैलेंज पूरा कर लिया। आज जो रिकॉर्ड हुआ है ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। जो खुशी मेरे को स्पेन का रिकॉर्ड ब्रेक करने में हुई थी, आज उससे कई गुना ज्यादा खुशी मेरे को पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक करने में हुई है। कुछ ही दिन पहले जो अपडेट था, ये रिकॉर्ड गिनीज में 20 से 22 दिन पहले ही अपडेट हुआ है और उसने मेरे को फेसबुक मैसेंजर में चैलेंज किया था अपना रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट बेच के। शायद 1 महीने से कम समय लगा है उस रिकॉर्ड को आज हर भारतीय के नाम करने में मेरे को। रोहताश बताते हैं कि वो 2004 में दिल्ली में बॉक्सिंग करते थे। एक हादसे में बैक इंजरी हुई और चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। 2 साल तक बेड पर रहे। ऐसे में जब लोग उन पर तरस खाते, उन्हें बेचारा कहते, तो उन्हें भीतर से बेचैनी महसूस होती थी। कुछ कर गुजरने की चाह बढ़ जाती थी। लिहाजा उन्होंने नए सिरे से खुद को तैयार किया और अपने जुनून और हौसले से आज एक नए मुकाम को हासिल कर लिया। 2004 में मैं बॉक्सिंग करता था दिल्ली नेहरू स्टेडियम में। एक हादसे ने एक मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी बैक इंजरी हुई थी। 2 साल मैं चल भी नहीं पाया था, बेड पर रहा हूँ। वहीं से मेरे को प्रेरणा मिली और उसी दौरान मैंने निश्चय किया था कुछ ऐसा बड़ा करना है। अगला जो लक्ष्य है वो यूएसए का रिकॉर्ड है, 40 एलबीएस के साथ में 1100 समथिंग पुशअप का रिकॉर्ड है। अगला लक्ष्य मेरा वही है और मैं उस रिकॉर्ड को अगर ब्रेक करने में कामयाब हो पाता हूँ तो वो रिकॉर्ड मैं हमारे भारतीय जवानों को समर्पित करना चाहूँगा। रोहताश ने अपना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पीएम मोदी को समर्पित किया है और इस उपलब्धि को हर भारतीय की उपलब्धि बताया। रोहताश का अगला लक्ष्य यूएसए का रिकॉर्ड तोड़ना है, जो 40 किलोग्राम वजन के साथ 1100 पुशअप का है। अतुल तिवारी, अहमदाबाद, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।